चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो विषय है, मैंने एक लेक्चर आपके आने से पहले एक लेक्चर ले लिया था ज्योग्राफी का, लेकिन जल्दी जल्दी उस चीज़ को जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में, उसे भी यही इन्वॉल्व कर लेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो है ज्योग्राफी। मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एक्सेप्टेड 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन आपके एक्सेप्टेड रहेंगे, जो कि तो ही है सिलेबस। क्वेश्चन घट गए, बस सिलेबस इतना ही है, यानी इतना काम मुझे भी और आपको दोनों को इतना ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भूगोल या ज्योग्राफी। इस शब्द का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है इरेटोस्थेनीज। इसीलिए इस व्यक्ति को भूगोल का पिता कहा जाए, इरेटोस्थेनीज को। मोस्टली जो भूगोल है ये शब्द है, और इस शब्द की प्रारंभिक जानकारी हमें यूनानी ने दी, और ये भी एक यूनानी था इरेटोस्थेनीज। तो इस कारण से इसे प्रारंभिक भूगोल का जनक और भूगोल का पिता माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो ये मानव कृत्य एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन है। यानी मानव के चारों ओर का जो तंत्र है उसका अध्ययन जो है भूगोल कहा जाएगा। द्रव्य ऊर्जा इसके अंदर फिर कहीं समाहित होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल क्या है, तो मानव का जो पारिस्थितिक क्षेत्र है उसके द्वारा कृत क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन ही भूगोल कहा जाएगा, ज्योग्राफी कहा जाएगा। ठीक है, अब ज्योग्राफी और भूगोल के आवरण को बड़ा करने के लिए एक शब्द आया, ब्रह्मांड। यानी जहां तक मानव खुद, उसकी क्रिया, उसकी सीमाएं हैं, वो इसमें समाहित है। इस कारण से ये इसी के अंदर समाहित एक बड़ा शब्द बन गया, और इसकी परिभाषा दी गई कि द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहा गया। ठीक है, अब द्रव्य से तात्पर्य है मिनिमम ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा पार्टिकल, जिसे आप अणु कह सकते हो, और अणुओं से भिन्न भिन्न रूप में बढ़ने वाली ऊर्जा, इन दोनों का सम्मिलित रूप जो है ब्रह्मांड कहा गया। क्लियर हो गया? इसके बारे में और थोड़ा समझेंगे। ब्रह्मांड की छोरी, ब्रह्मांड अगर आप सामान्य अर्थों में समझो तो वो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और सौरमंडल जैसे ऐसे बहुत सारे तंत्र ब्रह्मांड के अंदर समाहित है। इसी कारण से कहा गया कि सबसे छोटा पदार्थ और संपूर्ण ऊर्जा का सम्मिलित रूप जो है ब्रह्मांड कहा गया। चाहे उसके अंदर सारे ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं, बहुत सारी चीजें समाहित हो गई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक बहुत फेमस सिद्धांत है जिसे कहा गया बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे तथ्य आए और कारण दिए गए कि इन कारणों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये सबसे सटीक थ्योरी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके द्वारा उत्पन्न सभी स्थितियों को ठीक ठीक व्याख्या करती है। बिग बैंग थ्योरी आपसे कहती है कि प्रारंभ में एक पदार्थ जिसका आयतन अति सूक्ष्म था, और इस पदार्थ का नाम रखा गया कॉस्मिक पदार्थ। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि अति अल्प आयतन में अति विशिष्ट, जिसे कहा गया अनंत ताप और अनंत दाब समाहित था, और इस अति अल्प आयतन में अनंत दाब और ताप के समायोजन से एक भयंकर विस्फोट हुआ, और उसके अंदर समाहित अनंत ऊर्जा, मैंने अनंत लिखने के लिए बस साइन का प्रयोग किया, तुम समझ जाना मैं क्या कह रहा हूं। जो विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण उसके अंदर जो अनंत ऊर्जा थी वो फैल गई, और उसके फैलने से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के समर्थन में कई रिसर्च हुए। जो हाल फिलहाल में सबसे फेमस रिसर्च है वो अमेरिका ने किया मैप के द्वारा।
अमेरिका ने अपना एक खोजी उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था मैप। वर्तमान में इसका नाम है डब्लू मैप। ये डब्लू निकला है विकलिंस से, और विकलिंस वो साइंटिस्ट है जो अमेरिका के इस खोजी उपग्रह मैप प्रोजेक्ट का चीफ था। 2001 में ये प्रोग्राम चलाया अमेरिका ने, और 2002 में विकलिंस की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं के नाम पर विकलिंस मैप इस प्रोग्राम का नाम रख दिया गया। इसकी भूमिका ये है कि ये सैटेलाइट आपके ब्रह्मांड में उड़ रहा है और वहाँ से आने वाली किरणों की ऑब्जर्वेशन करता है, और उन ऑब्जर्वेशन की व्याख्या के आधार पर इसने बिग बैंग थ्योरी को सेटिस्फाई किया। इसने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी कहती है वो सही कहती है। क्यों? क्योंकि जो उसने लेटेस्ट पिक्चर ली उसके आधार पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है कि जैसे विस्फोट हुआ, ऊर्जा के गुच्छे फैले, ब्रह्मांड में फैले तो मोशन में आ गए और मोमेंट में वो चल रहे हैं। उन लेटेस्ट पिक्चरों के आधार पर इसने भी इस बात की व्याख्या कर दी कि ये सही कह रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी अपने आप में एक ऐसा सिद्धांत है जो अपनी शर्तों पर खरा उतरा है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि बड़ा विस्फोट हुआ और ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में फैल गई, और उस फैलती हुई ऊर्जा ने, न्यूटन का एक सिद्धांत है कि अगर कहीं एक पार्टिकल है तो वो दूसरे विद्यमान पार्टिकल पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और इस आधार पर ऊर्जा के गुच्छों ने संघनित रूप धारण कर लिया, और उन संघनित रूप ऊर्जा के गुच्छों ने एक नए शब्द का निर्माण किया जिसे कहा गया आकाशगंगा। है क्या? ब्रह्मांड में जो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो ऊर्जा फैली थी उस ऊर्जा के गुच्छे आकाशगंगा है। सिद्धांत और आधुनिक ज्योग्राफी कहती है कि 100 अरब आकाशगंगाएं हैं फिलहाल ब्रह्मांड में। इस बात का समर्थन करती है। क्लियर हो गया? अब जो वो ऊर्जा आकाशगंगा के अंदर संघनित हो रही थी उसने रूप ले लिया किसका? बहुत सारे तारों का। यानी एक आकाशगंगा के अंदर लगभग 100 अरब तारे हैं। तारा क्या है इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप समझो कि एक आकाशगंगा, ऐसी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में 100 अरब के आसपास है, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तारे के सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे, इस बात को समझ लो। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो कि ये टॉपिक हमें या ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। किसी कोई जिज्ञासा, कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लो। बोलो बच्चों। बिग बैंग थ्योरी इस बात का समर्थन करती है कि जो ब्रह्मांड है उसका व्यास 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, पूछा गया है 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास। इस बात का समर्थन भी किसने? जो मैप था उसने भी इस बात का समर्थन किया है कि ब्रह्मांड का व्यास लगभग इतना है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था आकाशगंगा की। आकाशगंगा मतलब मंदाकिनी भी बोलते हैं उसको। और आकाशगंगा के अंदर हमने बात की थी आपसे कि प्रत्येक आकाशगंगा जो है उसके अंदर लगभग 100 अरब तारे हैं। आकाशगंगा के अंदर विद्यमान तारों के शेप अथवा संगठन के आधार पर उस आकाशगंगा का स्वरूप बन गया। जैसी आकाशगंगा में तारों का संघनन अथवा तारे इकट्ठे हो गए, अगर ये किसी आकाशगंगा के अंदर तारों का एक समूह इस तरह से इकट्ठा हो गया, तो ये जो इकट्ठा हुआ ना, ये आकाशगंगा का एक स्वरूप बन गया, और उसी के आधार पर उस आकाशगंगा का नाम रखा जा सकता है। जो जिस आकाशगंगा का हम अंग है उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। और अभी तक ज्ञात हमारी आकाशगंगा का 80% पार्ट सर्पिल आकार का है। जो हम अपनी आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, मिल्की वे की, दुग्ध मेखला की, इसका 80% भाग जो है वो सर्पिल आकार का है। ठीक है, मैंने कहा आकाशगंगा का महत्वपूर्ण पार्ट है क्या? तारे प्रधान हैं, उनकी महती भूमिका है किसी आकाशगंगा के निर्माण में। तो तारे की बात कर ली जाए।
तो चाहे कैसा भी तारा हो, अगर हम तारे के विषय में बात कर रहे हैं, स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर दो तत्व प्रमुख रूप से विद्यमान है। एक तत्व है हाइड्रोजन और एक तत्व है हीलियम। ये दोनों तत्व जो है किसी भी तारे के अंदर मुख्य रूप से विद्यमान रहेंगे। थोड़ी मात्रा में अन्य तत्व हो जाएंगे जो 2 से 3% होगा। तो तारे के अंदर क्या प्रक्रिया होती है बच्चों? तारे के अंदर महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह होती है कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक हीलियम के 1 नाभिक का निर्माण करते हैं। सभी तारों के अंदर यही प्रक्रिया चल रही है। तारे के विषय में मैंने बताई, हाइड्रोजन के 4 नाभिक संयुक्त होकर हीलियम का 1 नाभिक बनाते हैं। आपने इससे पहले कहीं पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन, जिसमें एक नाभिक 2 नाभिक में ब्रेक हो जाता है, टूटे हुए अगले 2 नाभिक फिर अलग अलग 2 नाभिक में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी ताप जो है रिलीज होता है और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में 6000 के आसपास डिग्री टेम्परेचर होता है। नाभिकीय संलयन, इस प्रक्रिया को जहां 4 नाभिक संयुक्त होकर 1 नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए बेसिक नीड है कि 6000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो तारों के पास इतना ताप बेसिक होता है, सरफेस बेस, और इतने टेम्परेचर से ये प्रक्रिया उनके अंदर चलती रहती है। होता यह है कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक हीलियम में बदलते जाते हैं। तो तारे के अंदर जितनी हाइड्रोजन होगी वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और उस समय ये जो प्रक्रिया चल रही है नाभिकीय संलयन की, इसके द्वारा बनने वाली ताप और प्रकाश ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और तारा बन जाएगा ब्लैक होल। तारा प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा के रूप में इस प्रक्रिया द्वारा जो ऊर्जा दे रहा था, अब उतनी ही या उससे अधिक ऊर्जा वापस लेगा, और उस परिस्थिति में तारा ब्लैक होल बन जाएगा। वो अपने आसपास के समस्त द्रव्यमान और समस्त ऊर्जा को अपने ऊपर अंदर खींच लेगा, और इस प्रक्रिया को तारे के अंदर ही ब्लैक होल कहा गया। जब तारा संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एक एक्सेप्टेड क्वेश्चन तारे से यह आता है कि तारे के ताप के आधार पर उसकी आयु का आकलन किया जा सकता है। पूछा गया किसी परीक्षा में हाल फिलहाल में कि तारे के ताप के आधार पर उसकी आयु का आकलन आप कर सकते हैं कि तारे की क्या आयु है, कितना पुराना है। ठीक है, जब तारे की संपूर्ण ऊर्जा समाप्त होने की होगी तो उस परिस्थिति में तारा लाल रंग का हो जाएगा। तारा अपने समाप्त होने के अंतिम चरण में लाल, तारे के उस स्वरूप को वामन स्वरूप कहते हैं तारे का। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? लौट जाते हैं यहाँ से वापस, और ये मानता हूँ कि मैंने आपको यहाँ तक की प्रक्रिया जो है ठीक से समझा दी। तारे के विषय में हमने ठीक से डिस्कस कर लिया, कोई कन्फ्यूजन किसी को होना नहीं चाहिए। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? वापस आ जाते हैं। मैंने कहा कि बहुत सारी आकाशगंगाएं थी, हमने अपनी आकाशगंगा के विषय में डिस्कस करा। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे और दुग्धमेखला बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा के अंदर हमारा यानी पृथ्वी का सूर्य के साथ और अन्य ग्रह के साथ मिलकर एक संगठन बना जिसका नाम कहा गया सौरमंडल, और सौरमंडल का प्रधान है सूर्य। सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान है। ठीक है बच्चों, तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम किसके बारे में? अब हम सौरमंडल की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे सूर्य के विषय में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य अपने आप में एक तारा है। सूर्य जो है अपने आप में एक तारा है, और अभी मैंने बताया कि तारे के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व है। तो ऐसे ही हमारे सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व है।
ये तीन तत्व जो है, 3 प्रकार के तत्व कह सकते हैं आप, मुख्य रूप से आपके सूर्य के अंदर है। अगर संपूर्ण सौरमंडल के तत्वों का द्रव्यमान देखा जाए तो सूर्य के पास 99.99 द्रव्य विद्यमान है। किसका? संपूर्ण सौरमंडल का 99.99 द्रव्य जो है वो सूर्य के पास विद्यमान है, सारे सौरमंडल का देखा जाए तो। सूर्य अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर ठीक है बच्चों, जब प्रारंभ में भूगोल था तो ये माना गया था कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य स्टेबल सिचुएशन में रुका हुआ है और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन जब मानव विज्ञान थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पाया गया कि सूर्य भी किसी धुरी के चारों ओर घूम रहा है। अब ये जानने की कोशिश करिए कि क्या सूर्य ब्रह्मांड के चारों तरफ घूम रहा है? नहीं, सूर्य घूम रहा है अपनी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर, यानी मिल्की वे हमारी दुग्ध मेखला, इसका कहीं केंद्र है हमारी आकाश गंगा का, और हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड इस स्पीड से घूम रहा है। सूर्य घूर्णन और चक्रण दोनों काम कर रहा है। तो ये मैंने जो परिक्रमण बोल सकते हो इसका, आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। घंटा नहीं है, सेकंड है, याद रखना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में। उसके अलावा सूर्य मैंने कहा चक्रण भी कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सूर्य चक्रण कर रहा है। सूर्य की जो धुरी है, सूर्य का अगर आप सूर्य को इस तरह डिफाइन करें और ये आपका व्यास मानिए, या फिर इसको मानिए कि मध्य भाग जो है, ये मध्य भाग 35 दिन में अपना एक चक्रण पूरा कर रहा है और ऊपरी भाग 25 दिन में। रोटेशन ऑफ सन, ठीक है। और सूरज के बारे में मुझे लगता नहीं कोई विशेष बात मुझे आपसे बतानी है। जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो सारी डिस्कस कर ली। सूर्य के विषय में अगर बात करें तो ठीक है। हाँ, ये मैंने पहले से डिस्कस ना करा हो, कर भी लिया हो किसी लेक्चर में, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य से सौर धब्बे, ठीक है। मैंने बताया कि सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। अगर सूर्य को हम डिवाइड कर दें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल पार्ट, एक आउटर पार्ट, ठीक है। जो इंटरनल पार्ट है उसका टेम्परेचर 1.5 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो आउटर पार्ट है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है वो यहाँ चल रही है अंदर, इसीलिए इस हिस्से को क्रोड बोलते हैं। और क्रोड के अंदर जो है 1.5 10⁻⁷ डिग्री टेम्परेचर है। नाभिकीय संलयन यही चल रहा है, ठीक है। होता यह है कि जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलेगी तो अपार ऊर्जा सूर्य के अंदर बनेगी, और वो ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा के रूप में विघटित होगी, और यहाँ से कुछ गैसें सूर्य का सरफेस छोड़ के बाहर की ओर निकलेगी। लेकिन इसके पास मास विद्यमान है, ये गैसें इस मास के अट्रैक्शन फोर्स से वापस लौटेंगी। प्रेशर में तो निकली बाहर तेजी के साथ, लेकिन फिर वापस सरफेस पे लौटना पड़ेगा, और जब वापस सरफेस पे लौटेगा तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब ये गई थी तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और जब वापस आई तो इनका टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर गई तो कम हो गया। तो ये वापस आई तो कूलेंट की तरह काम करेगी, और कूलेंट की तरह काम करेगी तो आप देखते हैं कि जब गर्म तवे पर आप पानी की बूंदें डालते हैं तो उस स्पेस का जहाँ पानी की बूंदें डली है कुछ समय के लिए टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जहाँ ये लौटेगी तो वहाँ ताप कम हो जाएगा, और सूर्य के सरफेस पर ही 2 हिस्सों पर ताप कम और ज़्यादा दिखाई देगा, जो निर्माण करेगी सौर धब्बों का। सूर्य पर धब्बे जो दिखाई देते हैं उन्हीं का निर्माण करती है। ये भी एक थ्योरी है जो सूरज से रिलेटेड आपको बताई जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं सौर परिवार की बात कर रहा हूँ तो सूर्य को खत्म करने के साथ साथ सूर्य परिवार के साथ चलेंगे हम। तो सौर परिवार का जो पहला सदस्य है
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है बुध। कौन है बच्चों? आकार में सबसे छोटा है, ठीक है, सूर्य के नज़दीक है, ये हमारा कोई पॉइंट है और इसके चारों तरफ ये वाला मूवमेंट कर रहा है। जो इससे दूर होगा उसकी तुलना में ये वाला जल्दी कर ही लेगा। अगर रोटेशन स्पीड कम भी हो तब भी जल्दी कर लेगा। ये सबसे नज़दीक होने के कारण सूर्य के चारों ओर चक्रण अधिक तेजी के साथ कर लेता है। बोलो बच्चों, सारे के सारे ग्रह यानी बुध भी सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, घड़ी की सुइयों की गति की दिशा में, इस तरफ। इसके पास एक विशेष चीज क्या है? वो है इसके पास चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है सौरमंडल में जिसके पास विशेष मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो बुध है। आकार में छोटा है, मैंने आपसे बोला। एक विशेष बात इसके पास और है, दिन और रात के टेम्परेचर का डिफरेंस। इसका जो दिन और रात का टेम्परेचर है वो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आता है। बुध की जो रात है वो 173, रातें जो होती है -173 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिन जो होता है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से दोनों का जो डिफरेंस है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। एकमात्र ग्रह है जिसके दिन और रात के टेम्परेचर में इतना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल, बर्फ का क्या मतलब? बर्फ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है। -173 तो बर्फ का माई बाप है, उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। तो इसके टेम्परेचर में बड़ा डिफरेंस है, ये एक्सेप्टेड सवाल आपसे बन सकता है। दूसरा, कम टाइम में इसका रोटेशन सवाल बन सकता है। और तीसरा, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो इसके पास स्पेशल है। ये तीन चीज़ें एक्सेप्टेड है। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बराबर के उपग्रह मिल जाएंगे आपको से आकार की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका सॉलिड होना भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सॉलिड फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद शुक्र, सबसे ज़्यादा एग्जाम में सवाल इसी से पूछे जाते हैं। शुक्र, ये अपने आकार, कोणीय झुकाव क्या होता है जरा इस पर बात कर ली जाए। मैंने बताया कि काल्पनिक दृष्टि से सारे के सारे ग्रह एक पिन पॉइंट पर रोटेट हो रहे हैं, जिसे मैंने कहा चक्रण, ठीक है। तो जिस पिन पॉइंट पर चक्रण कर रहे हैं उसी पिन पॉइंट पर कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो उस पिन पॉइंट पर, अगर ये सेंटर मान लिया जाए तो थोड़ा सा झुके हुए हैं, और उसे एक्सिस झुकाव कहा जाता है। माने लट्टू आपने देखे नाचते हुए लट्टू, जब लट्टू थोड़ा झुक जाए और तब भी नाच रहा हो तो उस परिस्थिति में उसे बोलते हैं अपने अक्ष से झुकाव। तो इसका अक्ष से झुकाव, पृथ्वी का जो अक्ष से झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, तो लगभग पृथ्वी के अक्ष से झुकाव के बराबर है, अगर पृथ्वी के जितना बड़ा है लगभग। इस कारण से इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आपसे एक्सेप्टेड सवाल बनता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को, ठीक है। इसके पास कार्बन CO2 का एक आवरण इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये शुक्र है तो शुक्र के चारों ओर CO2 ने अपना एक चारों तरफ को आवरण बना लिया। और CO2 की एक विशेषता है कि वो ऊष्मा को अवशोषित तो करता है लेकिन रिलीज नहीं होने देता। इस कारण से शुक्र के चारों तरफ CO2 का एक कवर बन गया, जो शुक्र को मिलने वाली ऊर्जा को अवशोषित तो करता है लेकिन इससे ऊर्जा को इजीली बाहर नहीं निकलने दे रहा। इस कारण से शुक्र के पास ये ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में संगठित हो रही, और इस कारण से शुक्र अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकीला है। ये वो ग्रीन हाउस इफेक्ट या CO2 इफेक्ट है जो पृथ्वी पर भविष्य में देखा जाएगा, वो शुक्र पर नजर आ रहा है। इस कारण से शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ये भी सवाल बनता है। इससे ये भी सवाल बनता है कि ये भोर का और सांझ का तारा भी है शुक्र, ये भी इससे सवाल बन जाता है, ठीक है। एक्सेप्टेड सवाल इससे यही बनेंगे। चलिए बच्चों, मैंने बता दिया ये चमकीला क्यों है। इसका ताप सर्वाधिक, आपसे पूछेंगे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध नहीं शुक्र है, क्योंकि जो कार्बन इफेक्ट है, CO2 का इफेक्ट है, उसके कारण इसका ताप बढ़ता जा रहा है। अब बुध शुक्र, इसके बाद आ जाएगी हमारी
अपनी पृथ्वी, इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब चक्रण की एक बार बात कर लें। ये एंटी क्लॉक रोटेशन कर रहा है शुक्र, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक है। एक सवाल बनेगा ऐसे, दो सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉक रोटेशन कर रहे हैं, एक शुक्र है, एक अरुण है। लेकिन फिलहाल शुक्र की बात कर रहे हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हमारा आता है मंगल महाराज। पूरी दुनिया की जिज्ञासा का विषय शिव मंगल है। क्यों? इस तरफ हम मूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ये गर्म है ज़्यादा, उधर पहुंचने का हमें कोई फायदा नहीं है, दिन रात में दिक्कत है। तो हमारी जिज्ञासा और रिसर्च का विषय पूरी दुनिया का फिलहाल मंगल है। रोटेशन वही जैसा पृथ्वी का है, मैंने कहा सिर्फ दो ही उल्टा घूम रहे हैं। इसका जो रंग है वो लाल है, इसका लाल रंग चर्चा का विषय है। ये है आयरन ऑक्साइड के कारण। कोणीय झुकाव पृथ्वी के जैसा है, इस कारण से मौसम परिवर्तन होते हैं। मौसमी परिवर्तन है यहाँ, किसके कारण? कोणीय झुकाव के कारण। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती है। सेम ऐसा ही देखा गया है मंगल पर। ठीक है, मंगल के अपने दो उपग्रह हैं, नाम है फोबोस और टिबोस। मंगल पर संपूर्ण सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत विद्यमान है। पर्वत का नाम है मिक्स ओलंपिया और पर्वत का नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी, और ये पर्वत है आपका सबसे ऊंचा है। और ये ज्वालामुखी है, उसका नाम है ओलंपिया। ठीक है, दोनों ऊंचाई के आधार पर दोनों सबसे ऊंची है। संपूर्ण किस पे? सारे के सारे सौरमंडल में सबसे ऊंचे हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर विद्यमान सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी की बात करें तो हम सागर माता जिसको कहते हैं आप, उसका लगभग 3 गुना ऊंची है। ठीक है, तो मंगल से ये दो तीन चीज़ें आपको जो है यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल बन सकता है। और मुझे लगता नहीं कि मंगल से कोई सवाल ऐसा बने जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं। मंगल के बाद हम बात करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब आता है बृहस्पति। ये बृहस्पति महाराज है, थोड़ा बड़ा मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि ये आकार में सबसे बड़ा है। एक चीज़ बीच में डिस्कस करके चलते हैं, वो यहाँ कर लेते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के चारों ओर कुछ बड़े पार्टिकल्स रोटेशन कर रहे हैं, जैसे ग्रह कर रहे हैं, ऐसे ये इनको नाम दिया गया है एस्ट्रॉइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड, और दूसरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हाँ बिल्कुल ठीक, क्षुद्र ग्रह इनको बोलते हैं, और क्षुद्र ग्रह। ठीक है, विज्ञान ये कहता है कि जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो उन ग्रह ऊर्जा के विस्फोट से इन ग्रह के टूटे हुए पार्टिकल्स, टुकड़े हैं जो इनके साथ साथ चक्रण कर रहे हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई। तो आप ध्यान देखो कि क्षुद्र ग्रह के जो अंदर के 4 ग्रह हैं 1 2 3 4, ये चारों सॉलिड फॉर्म में है। इन्हें अंत्य ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और इसके बाहर के 4 ग्रह ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड और गैस फॉर्म में है, इस कारण से इनको बाह्य ग्रह कहा जाता। तो इन शुद्ध ग्रहों की अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टि से और विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है, मान के चलता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसके बाद बृहस्पति। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, बृहस्पति और शनि के बीच में वर्चस्व की जंग चलती रहती है, किसकी? उपग्रहों की संख्या की। कभी कई बार शनि ऊपर हो जाता है, कई बार बृहस्पति। फिलहाल शनि बृहस्पति से अधिक उपग्रह लेकर चल रहा है।
उपग्रहों की खोज निरंतर चलती रहती है, तो उस दृष्टि से अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास कम है या उसके पास ज़्यादा है। जितने उपग्रह खोजे जाते रहेंगे उतने ही आपके सामने आते रहेंगे। अगर हम बात करें तो इसका एक फेमस उपग्रह है, उसका नाम है ज्ञानीमीड। ठीक है, ज्ञानीमीड ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल के जितने ग्रह हैं उनके अपने अपने उपग्रह, जैसे पृथ्वी का अपना एक उपग्रह चंद्रमा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका और इसका कोई उपग्रह नहीं है। पहले दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है, मंगल के 2 तुम्हें दिखाए, फोबोस डिबोस 0012। उसके बाद संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी, 60+ चल रहे हैं और शनि के 80+ चल रहे हैं। ठीक है, तो संख्या जैसे जैसे खोज होगी वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बात कर रहे हैं ज्ञानीमीड की। ज्ञानीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तुलनात्मक दृष्टि से ये बुध के बराबर आकार का माना जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये तुलनात्मक दृष्टि से बुध के आकार का, और क्या बृहस्पति के पास और कोई विशेष बात ऐसी नहीं जो बृहस्पति के बारे में बात करें हम। इसके बाद बात करते हैं हम शनि की। मैंने शनि, इसे वलयों वाला ग्रह भी कहते हैं। इसके चारों ओर 7 वलय है। ध्यान रखिएगा, कोई वलय की दृष्टि से इसका भी माई बाप है, किसी के पास इससे भी ज़्यादा वलय है, लेकिन वो शायद आपने ना ध्यान दिया हो। इसके पास 7 वलय है, रंग बिरंगे हैं, इस कारण से इसे वलयों वाला ग्रह भी कहते हैं। अगर आप बात करें घनत्व की, तो घनत्व में ये, इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व है, सबसे कम। इसके विषय में ये कहा जाता है कि इसका घनत्व पानी से भी कम है। ठीक है, इसलिए एक एक्सेप्टेड सवाल बन जाता है आपसे। हिम्मत तो किसी की है नहीं, कोई ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन सवाल ये बन सकता है कि अगर वो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको अगर हम पानी में डाल दें तो वो तैरता रहेगा, तो वो शनि महाराज है। शनि एक ऐसा ग्रह है, अगर उसको पानी में डालते हैं तो वो तैरता रहेगा बिहाफ ऑफ डेंसिटी। उसके घनत्व के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसा ग्रह है जिसको अगर पानी में डालेंगे तो वो तैरता रहेगा। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है, एक्सेप्टेड सवाल इससे एक तो वलय का बनेगा, एक ये बनेगा, और शनि से कोई विशेष सवाल क्या बनेगा? और विशेष क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि शनि से कोई बनेगा। हाँ, इसके विषय में पीला तारा कहते हैं इसको, पीला तारा, इसको पीला तारा भी कहते हैं। इसको आकाश में देखा जाए तो ये पीला तारा है। ठीक है, और इसके पास फेमस अगर उपग्रह की बात करें तो टाइटन इसका जो है फेमस उपग्रह है। इसका अगर बड़ा और फेमस उपग्रह की बात करी जाए तो वो है टाइटन। एक टाइटन है और एक आप पढ़ेंगे ट्राइटन। ट्राइटन अरुण का है और टाइटन जो है वो है शनि का, ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद चलेंगे हम अरुण की ओर। 2 ही बच गए हमारे, एक अरुण और एक वरुण। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, रोटेशन जो है इसका वो एंटी क्लॉक है, इसका और किसका? शुक्र का, 2 का रोटेशन। ये अपने रोटेशन एंगल पर लो एंगल पर है बहुत। जैसे लट्टू बिल्कुल लेट गया हो, नाश्ता वाला लट्टू जब बिल्कुल लेट जाए तो ऐसे ये सूर्य के सापेक्ष बहुत लो एंगल पे है, इस कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण और वरुण के पास मीथेन की अत्यधिक अधिकता है, दोनों के पास। इस कारण से ये दोनों अतिशीतित प्लस हरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी, पीला ग्रह अभी बात करी शनि, लाल ग्रह मंगल, और ये दोनों भाई अरुण और वरुण जो है हरे हैं। कारण है कि इनका जो आवरण है उसमें मीथेन की अधिकता है, इस कारण से ये दोनों हरे हैं। और इसके बाद इसका भाई मैंने वरुण आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जुड़वा ग्रह कौन से हैं तो आप क्या बताएंगे? अरुण वरुण। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले जाए कि बताओ बच्चों जुड़वा ग्रह कौन से हैं, तो अरुण और वरुण हैं। अरुण की खोज विलियम हार्ले ने और वरुण की खोज जॉन हॉल ने। आपसे पूछ सकता है, इसकी खोज की थी विलियम हार्ले, विलियम हार्ले, और इसकी खोज की थी जॉन गाले, जॉन गाले ने। ठीक है, तो मान के चलूँ कि उपग्रह का जो पूरा मैटर है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि लेक्चर के साथ साथ एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करता चलूँ, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल किसी का हो तो मेरे से पूछ लो भाई।
बोलो, फिर सीधा मैं पृथ्वी की ओर चलूँगा। शुद्ध ग्रह की मैंने बात कर ली, शुद्ध ग्रह के साथ साथ अगर आप चाहो तो धूमकेतु और बौने ग्रह की और बात कर लें हम, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट है बस, ये आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, आउट हो गया ये वाला तो आउट ऑफ कैमरा नहीं, ठीक है। चलो बस जाते जाते मैं बिना फिगर के बात कर लेता हूँ बौने ग्रह की। बौने ग्रह का नाम आपने सुना होगा, एक प्लूटो नाम सुना होगा आपने, जो पहले ग्रहों की श्रेणी में था। 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय खगोल समिति ने 2006 में एक बैठक की और उस बैठक के आधार पर प्लूटो जो पहले ग्रहों का भाग माना जा रहा था उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। किस आधार पर, इसके बारे में बात करते हैं अभी। मैंने आपको बताया कि बौना ग्रह किसको बनाया गया, बौने ग्रह कई हैं जिनमें फेमस है प्लूटो और साइरस। कौन से बताए बौने ग्रह? बौने ग्रह बताए मैंने दो, एक बताया प्लूटो, एक बताया साइरस। अरे यार, ये पहले ग्रह के अंदर ही था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल समिति की एक बैठक हुई और उस खगोल समिति की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो ये सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार चक्रण कर रहा है जिस प्रकार अन्य ग्रह, लेकिन केपलर का एक सिद्धांत था जिस पर ये प्लूटो खरा खरा नहीं उतर रहा था। केपलर का सिद्धांत कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। माने ऐसे कि ये एक सन और इसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा ऐसी होगी। एक बार ग्रह सूर्य के चारों ओर हाई डिस्टेंस पे जाएगा और एक बार मिनिमम डिस्टेंस, लो, मिनिमम और हाईएस्ट डिस्टेंस पर। सारे ग्रह, ये भाई साहब उसका पालन नहीं कर रहा था। इसके ब्याह पर जब कोई ग्रह रोटेशन करेगा तो वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करेगा। सपोज करो ये इतना एरिया उसने टी दिन में करा तो टी दिन में इतना ही एरिया, यानी जब जब ग्रह सूर्य के पास आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जब सूर्य से दूर जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सूर्य के चारों ओर चक्रण करता हुआ कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह की कक्षा नहीं काटेगा। दूसरी ग्रह होने की छोरी ये भी थी। तो प्लूटो भाई साहब इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे, प्लस कक्षा भी काट रहा है। वो अरुण या वरुण में से किसी एक की कक्षा काट के निकला, जिस कारण से उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल समिति ने 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और ग्रह की श्रेणी से बाहर करके उसको बना दिया क्या, उसको बोल दिया कि भाई साहब ये है बौना ग्रह, ठीक है। और ये आपका साइरस है, ये भी बौना ग्रह है। इससे एक्सेप्टेड एक सवाल आया था, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी पियाजी ने। आपसे पूछ ले कि साइरस की खोज किसने की थी, तो पियाजी ने की थी। और भी एक दो जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये आपके जो है पूरा सौरमंडल, उसके आसपास के क्षेत्र और उनके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? एक होता है पुच्छल तारा, एक होता है धूमकेतु, ठीक है। तो होता यह है कि जब कोई तारा सूर्य में समाहित होने का प्रयास करता है, सूर्य के आकर्षण से कोई तारा सूर्य की ओर मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक है। किसके कारण? उसके मास के कारण। तो वो तारा सूर्य की ओर बढ़ेगा और सूर्य से मिलने वाली प्रकाश और ऊर्जा के कारण तप भी महसूस होगा। और जब ये इस ओर रोटेशन कर रहा है तो जो ऊर्जा है इसकी ऊर्जा वो पीछे की ओर एक ज्वाला की तरह प्रतीत होगी। होती जैसे कोई दिया जलता है, दिए की लो, जब आप दिए को रोटेट करोगे दूसरी दिशा में तो वो लो एंटी जाएगी, तो इस कारण से सूर्य से दूसरी तरफ इसकी पूंछ बन जाएगी उस एनर्जी से। इस कारण से इसको पुच्छल तारा कहते हैं। तो हमेशा यही रीजन है कि सूर्य की ओर मूवमेंट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन एंटी सन होती है, जितने भी पुच्छल तारे सबकी, ठीक है। जो धरती का फेमस पुच्छल तारा है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 1986 में दिखाई दिया था। हमारे यहाँ बहुत सारी पुच्छल तारों को लेकर भ्रांति है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने आपको बता दिया क्या है पुच्छल तारा, ठीक है। उसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं पुच्छल तारे के साथ साथ और किसके विषय में बात कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बात धूमकेतु, ठीक है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु बच्चों जो धूल के कण, धूल और गैस के सामूहिक रूप को हम धूमकेतु कहते हैं।
आकाश में अगर आपको ये कहीं दिखाई दे तो आप समझ जाना कि धूल और किसके कण है, धूल, ऊर्जा और गैस। ऊर्जा बहुत कम, धूल और गैस के सम्मिलित भाग को जो हम धूमकेतु कहेंगे। अब सीधा सीधा जिस ग्रह के बारे में मैंने कम डिस्कस किया है उसकी ओर बढ़ता हूं, माने पृथ्वी की ओर, जिस पर हम हैं। यहां तक बच्चों बताओ, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो आप मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पृथ्वी पर बढ़े, पृथ्वी के विषय में हम बात करें, ये अभी तक विद्यमान सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर द्रव 3 अवस्थाओं में है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। इसे हम पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, पृथ्वी पूरी तरह गोल ना होकर नारंगी की आकृति में है। इस पर बहुत लंबी डिबेट हो चुकी कि पृथ्वी कैसी है, मैंने गोल बनाई है, लेकिन आप समझ जाना कि पृथ्वी जो है वो नारंगी के आकार की है। माने उसके दोनों सिरे नॉर्थ एंड साउथ पोल चपटे हैं, और नॉर्थ एंड साउथ पोल चपटे हैं तो इन चपटे सिरों के क्षेत्र को एक को पोल बोला गया है, नॉर्थ एंड साउथ। किसको पोल बोला गया है? जिन एक्सिस के अकॉर्डिंग पृथ्वी रोटेट कर रही है उन्हें पोल नाम दे दिया गया है। लट्टू अपनी जिस धुरी के चारों तरफ घूम रहा है उसको हमने पोल नाम दे दिया गया, तो इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल बोल दिया गया है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी बच्चों? इस झुकाव के कारण ही क्या होता है, यहां मौसम परिवर्तित होता है। और पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच काल्पनिक एक लाइन हमने खींच ली और उससे काट लिया, और इस बीचों बीच कटने वाले लाइन को हमने 0 डिग्री अक्षांश कहा, 0 डिग्री अक्षांश। और यहीं से एक नई चीज पैदा होकर आई जिसे बोला गया अक्षांश। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पृथ्वी को काट सके, लेकिन फिलहाल एक काल्पनिक रेखा हमने पृथ्वी पर बीचों बीच खींची। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर ऑन फ्रंट नहीं है। पृथ्वी एक गोल बॉल जैसी है, और गोल बॉल जैसी है तो ये एक गोल बॉल समझो आप, ये, और इस पर इस तरह से चारों तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यानी जो संपूर्ण पृथ्वी को चारों तरफ से 2 बराबर भागों में बांटेगी, और इसके ऊपर आपका उत्तरी हिस्सा है तो इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। एक हिस्से को बोला गया उत्तरी गोलार्ध और एक हिस्से को बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो अक्ष है इसको 0 डिग्री पर लिया गया, और इससे ऊपर 1-1 डिग्री के निशान पर इस अक्ष के समांतर लाइनें खींची गई, और इन समांतर लाइनों को गोली, देखिए मैंने गोल बोला है, पूरे गोल पोर्शन पर खींची गई है एक दूसरे के समांतर, और इन्हें नाम दिया गया अक्षांश। संपूर्ण पृथ्वी पर ये अक्षांश मुख्य अक्ष अथवा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है। इसको बोला गया है भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसका नाम रख सकते हो। क्लियर हो गया? सेम नीचे भी ऐसे ही बिल्कुल 1 डिग्री पर एक खींची जा रही है। ध्यान से देखिएगा जरा, इनकी संख्या आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या। यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये सेंटर पॉइंट है, ये 0 डिग्री, 1 2 इस तरह से 90 डिग्री तक 90 खींची जाएगी, लेकिन यहां नहीं खींची कोई ऊपर टॉप पर 1 डिग्री पर, तो इसलिए एक पोर्शन में 89 खींचेगी, और एक ही पोर्शन में 89 इधर खींचेगी, और एक बीच वाली। कुल कितनी हो गई अक्षांश रेखाओं की संख्या? 179। बोलो, समझ में आ रही क्या? अगर 90 होती तो 180 होती, एक जुड़ गई थी 181, 2 कम कर दो, क्योंकि यहां नहीं खींच सकती टॉप पर, पॉइंट है ये, और यहां भी नहीं खींच सकती, पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 181 हो जाएगा, 90 ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा अक्षांश रेखाओं की संख्या तो ये दोनों पॉइंट ऐड नहीं होंगे, और 179 अक्षांशों की संख्या हो जाएगी। एक्सेप्टेड सवाल है, खूब पूछा जाएगा। अक्षांश रेखाएं 179, और अगर आपसे पूछा है अक्षांश
तो 181। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ठीक है। इसके बिहाफ पर सूर्य से रोटेशन के आधार पर इसको 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवाइड करने का जो माध्यम है वो 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई, 23.5 डिग्री। इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री में जो ऊपर रेखा खींची गई उसे नाम दिया गया कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई उसको नाम दिया गया मकर रेखा। सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा के रोटेशन इस तरफ रोटेट करता है। इस आधार पर साल में होने वाले मौसम और वहां सूर्य के ताप से प्रभावित होने के कारण ताप की स्थिति की व्याख्या की जा सकती है। स्थिति यह कहती है कि सूर्य जब बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा उस दिन, उस तिथि में दोनों गोलार्ध में समान दिन समान रातें होंगी, मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होगी। ऐसा 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी तिथियां हैं। इन दो तिथियों को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। इस कारण से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तारीखों को सेम बराबर बराबर दिन रात होते हैं। जिस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है उस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और उसके उलट दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन। बोलो, ये 21 जून है। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और जिस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा 22 दिसंबर। अगर डेट में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो तो कर लेंगे उसे डिस्कस, लेकिन जो मुझे याद है एक्सेप्टेड डेट मैं लिख रहा हूं। ठीक है, समझ रहे? ऐसा क्यों हो रहा, समझ में आ रहा? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यही अक्षांशों की भूमिका है। और क्या करते हैं अक्षांश? अक्षांश के आधार पर हम उष्ण माने सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जोन को डिवाइड कर सकते हैं। इन अक्षांशों के आधार पर पूरी पृथ्वी पर होने वाली जलवायु की स्थिति की व्याख्या कर सकते हैं। पहली स्थिति यह कहती है कि 0 से 30 डिग्री, इसे थोड़ा सा ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर। ये पूरा आप समझ लेना बच्चों, बस पूरा खराब ही हो जाएगा ये चित्र। ये कहता है कि 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिण, ये वो क्षेत्र है जहां साल के साल सूर्य प्रभाव में रहता है या लगभग सीधा पड़ता है। इस कारण से इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखो मैं किसके आधार पर बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अक्षांशों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर 0 से 30 डिग्री का जो क्षेत्र है ऊपर भी और नीचे भी, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी क्या कहा जाएगा? उष्णकटिबंध। 30 से 45 डिग्री उत्तर में भी और दक्षिण में भी। मैंने 30 डिग्री कहां डिवाइड किया है? यहां कहां लिखा है? अब समझ लेना, बस समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। माने यहां लिख दूं, यहां मैंने लिखा है 0 से 30, ये 0, ये 30, ये 30, ये हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 30 से 45 डिग्री, चाहे वो उत्तर हो और चाहे दक्षिण, उसे कहा जाएगा उपोष्ण क्षेत्र। उपोष्ण क्षेत्र, इसे समझिए बच्चों। जो उष्ण क्षेत्र होगा इसका तापक्रम साल के साल लगभग गर्म रहेगा, और जो उपोष्ण क्षेत्र होगा उसका तापक्रम ठंडा और गर्म दोनों प्रकार की जलवायु वहां देखने को मिलेगी। इसके ठीक ऊपर जाएंगे आप, 45 से 66.5 डिग्री, 66 डिग्री डिवाइड करिए बस, 45 से 66 डिग्री मध्य का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें चलते हैं। इसको कहा गया शीतोष्ण।
मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूं वो किसके आधार पर कर रहा हूं बच्चों? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। यहां की जो जलवायु होगी वो ठंडी होगी और 66 से 90 तक दोनों में इसको कहा गया ध्रुवीय क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है लगभग जमा हुआ है, इस कारण से इस क्षेत्र को अतिशीतित और ध्रुवीय क्षेत्र कहे जाएंगे। हमने अक्षांशों के आधार पर इसकी व्याख्या कर ली। पृथ्वी पर खींची गई पड़ी काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश कह रहे हैं, जो इस तरह पड़ी हुई है। हमने कल्पना कर ली 0 डिग्री अक्षांश। अब हम दूसरे प्रकार की रेखाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो इतना मैटर चारों तरफ को रायता फैल गया है, इसे हटा दूं? ये डिस्टर्ब ना करे फिर तुम्हें। पृथ्वी को छोड़ देते हैं ऐसे ही और इस रायते को हटा देते हैं। अब मैं पृथ्वी पर दूसरी जो काल्पनिक रेखाएं हमने खींची है उनकी बात करते हैं। पृथ्वी पर ये अक्षीय रेखाएं हैं, अब ऊपर से नीचे आएगी। उनकी परिभाषा ये है कि एक पोल से निकलेगी और दूसरे पोल पर जाएगी। ठीक है, एक पोल से आने वाली दूसरे पोल पर जाने वाली। आपने देखा बच्चों की जो अक्षांश रेखाएं थी वो एक दूसरे के समांतर थी। समांतर रेखाएं वो होती है जिनकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान नहीं है। देखो, एक यहाँ से निकली, सब यहीं से निकल रही और यही दूसरे में ही जा रही, तो यहाँ डिस्टेंस मिनिमम होगी और यहाँ डिस्टेंस मैक्सिमम। इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस कहीं मैक्सिमम होगी और कहीं मिनिमम, यानी कि ये सारी की सारी समांतर नहीं होगी। इनको कहा गया देशांतर रेखाएं। ये भी 1 डिग्री पर एक खींची गई है। बच्चों ध्यान से देखो, ये भी 1 डिग्री पर एक खींची गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो है एक गोल सरफेस था, आधे में काट के दिखाई थी मैंने अक्षांश रेखा कैसी होती है। देशांतर रेखाएं किस तरह से, ये गोल्ड, ये टॉप है, इसे आप नॉर्थ पोल मान लो, ये नॉर्थ पोल है और इसके पीछे की तरफ साउथ पोल है जो आपको दिख नहीं रहा अभी, क्योंकि मैं आपको नॉर्थ पोल दिखा रहा हूँ। 1 डिग्री पर एक खींच रहा हूँ, जा रही है उधर, एक ये जा रही है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने डिग्री होती है गोल सरफेस में? एक वृत्त में कितनी डिग्रियां होती है बच्चों? 360 होती है। 1 डिग्री पर एक है तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 360। आपसे पूछ सकता है देशांतरों की संख्या क्या होती है? 360 होती है। अक्षांश से आपने देखा कि हमने पृथ्वी के ताप का अध्ययन किया है और देशांतर शब्द से नजर आ रहा है देश अंतर, एक देश से दूसरे देश का अंतर डिफाइन करेगा देशांतर। इनके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है, क्योंकि ये बीच में कहीं हाई होगी, तो ये होती है 111.37 किलोमीटर। ठीक है, अधिकतम जहां मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और वो होगी भूमध्य रेखा पर। तो मैं आपसे बात कर रहा था, अब इनके आधार पर मैंने कहा एक देश से दूसरे देश की स्थिति। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, सूर्य इसका उल्टा होता है, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट कर रहा है और पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट हो रही है, यानी कि इस तरफ रोटेट हो रही है। इसके आधार पर किसी देश की स्थिति, यहां से हमने ली मानक समय रेखा। हम लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से हमने मानक समय रेखा ले ली और मानक समय रेखा हमने वहां से काल्पनिक रेखा देशांतर के आधार पर एक रेखा खींच ली, जो हमने पूरी दुनिया को आधार बना के उसको खींचा हमने, और वो एग्जैक्टली उसे अगर हम कहें तो बुक पे वो ऐसे मानी गई है, लेकिन वो वैसे नहीं है, वो परिवर्तित हुई। पहले इस तरफ गई, फिर यहाँ से इस तरफ, फिर सीधी मानो और फिर यहाँ ऐसे और फिर ऐसे। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। एक रेखा को मानक समय रेखा मान लिया गया और उससे स्थिति के आधार पर देशों का समय डिसाइड करा जाएगा। ये एक रेखा खींच ली, बोला 180 डिग्री पर है ये, और यहाँ से इस तरफ और इस तरफ के देशों के आधार पर टाइम डिसाइड किया जाएगा। देशांतर समय रेखा तो देश कितने घंटे आगे कितने घंटे पीछे है, या देश की स्थिति कहाँ है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम उत्तरी गोलार्ध में यहाँ कहीं हम हैं, ठीक है। मानक समय रेखा से हम 5.5 घंटे आगे, बिहाफ ऑफ डिग्री हम उसकी बात कर सकते हैं डिग्री के आधार पर, ठीक है। मैं बात कर रहा था मानक समय रेखा खींची गई, एक ऐसी समय रेखा जो किसी देश को ना काटती हो। यहाँ से क्यों खींची गई?
ये पूरा तरह से पानी के क्षेत्र से होकर आ रही है। आप जानते हैं लंदन और यूरोप, लंदन जो है वो यूरोप में ही है, लेकिन यूरोप से अलग है समुद्री आधार पर, समुद्री क्षेत्र के आधार पर, और वहीं से खींची गई। यहाँ भी ये दो भूभागों को बचाने के लिए, ठीक है, एक अमेरिकी क्षेत्र को बचाने के लिए यहाँ से बची, और यहाँ वाले क्षेत्र में न्यूजीलैंड के द्वीपीय क्षेत्र को काटने के लिए सीधी आ रही थी। अगर सीधी आए तो न्यूजीलैंड के क्षेत्र को काट देगी, और अगर मानक समय रेखा किसी एक देश के बीच से निकल गई तो उसी एक देश में एक टाइम पे दो टाइम हो जाएंगे। ये मानक समय रेखा कहती है इससे इस तरफ अलग डेट होगी और इससे इस तरफ अलग डेट होगी, क्योंकि इस तरफ का क्षेत्र 24 आवर्स का टाइम ले लेगा घूमने में। इस कारण से अगर इधर 23 है तो इधर 22 डेट होगी। इस कारण से ये जो थोड़ी बहुत इसमें लचीलापन लाया गया है, थोड़ी बहुत घुमाया गया है, वो इसी आधार पर घुमाया गया है कि ताकि दो देशों को ना काटे। यहाँ मैक्सिको को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ मैंने आपको बताया किसका, न्यूजीलैंड के कुछ द्वीप थे, उन्हें बचाने के लिए, कहीं न्यूजीलैंड के दो द्वीपों में एक ही समय एक ही दिन में 2 तारीख ना हो जाए, उससे बचने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, इसके आधार पर अभी आपने हाल फिलहाल में एक सवाल सुना पड़ा होगा पेट में, जोन, समय के जोन को 24 भाग किए गए हैं। 24 टाइम जोन को 24 भागों में बांटा गया है। बोलो इसका समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? कुछ लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही हो। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, जो नींद आ रही है तो बता देना मुझे। ठीक है, तो हमने मानक समय रेखा की और उसके अलावा देशांतर की, उसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा की ठीक से आपसे डिस्कस कर ली। मैं ये मान के चलता हूँ कि पृथ्वी और प्लस में आज के डिस्कस के सारे टॉपिक आपको ठीक से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी का कोई क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कल का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उनके इससे एक्सेप्टेड जितने सवाल हो, किसी भी बुक का कोई सवाल हो, आप ला सकते हो, पूछ सकते हो। आपने वीडियो इतनी ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।